डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है और जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, जिसमें एक तो रीजनल इन्वेस्टर समिट सागर में 27 सितंबर को होने जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए, आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री जी रीजनल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं संभागीय मुख्यालयों में, जिससे कि उस रीजन में कि कौन सी इंडस्ट्रीज का पोटेंशियल है उसको इन्वेस्टर समझ सकें, डिस्कशन हो और उसके बाद फिर रीजन वाइज इन्वेस्टमेंट होगा तो पूरे मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाने में मदद मिलेगी। तो 27 सितंबर को जो सागर में इंडस्ट्रियल समिट होने वाला है, उसके तैयारी में पिछले दिनों मुख्यमंत्री कलकत्ता गए थे और कलकत्ता में अभी तक का सबसे अच्छा रिस्पांस उन्होंने देखा। हम सब जानते हैं कि उद्योग के मामले में हमारे देश में कलकत्ता एक ऐसा स्थान है जहां पर शुरू से ही जूट से लेके और तमाम तरह की इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई थी। तो वहां के लोगों ने बड़ी रुचि दिखाई है मध्य प्रदेश में आने की। मध्य प्रदेश में जिस तेजी से विकास हुआ है, शांति का टापू है मध्य प्रदेश, बिजली, पानी और सड़कें शानदार बन गई हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, रेलवे लाइनों का विस्तार हो रहा है। तो इसलिए एक बहुत अच्छा रिस्पांस मुख्यमंत्री जी ने वहां पर फील किया और हम सब ये उम्मीद करते हैं कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो सागर में होगा, उसके बाद अगले महीने रीवा में होगा, फिर होशंगाबाद और फिर शहडोल में होगा। उसमें हमें देश भर के वो तमाम उद्योगपति जो अभी अन्य राज्यों में ज़्यादा रुचि दिखाते थे, अब वो मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से आकर्षित होंगे। इसी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्ट 24 जो गांधीनगर में हुआ, प्रधानमंत्री जी तो वहाँ पर उपस्थित है। वहाँ पर मध्य प्रदेश में जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम हुआ है उसकी बड़ी सराहना हुई है। चाहे वो रीवा का सोलर प्लांट हो 750 मेगावाट का, जिससे दिल्ली की मेट्रो चलती है, चाहे ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट का जो एक बहुत ही इनोवेटिव पहल रही है, उसकी भी बड़ी तारीफ हुई है। और पिछले वर्षों में जिस तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी में यहाँ पर काम हुआ है, आने वाले 2 वर्षों में लगभग उतना ही क्वांटम हमारे प्रदेश में जंप होने वाला है। चाहे वो सोलर प्लांट हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो मिनी हाइडल प्लांट्स हो, इस मामले में भी वहाँ पर मध्य प्रदेश की उपस्थिति दर्ज हुई है। ये भी हम सबके लिए बड़ी उपलब्धि है। आज कैबिनेट में सोयाबीन उपार्जन की नीति को मंजूर किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने इसका समर्थन मूल्य 4,892 रुपये घोषित किया है और कैबिनेट ने ये तय किया है कि 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक किसानों का पंजीयन होगा और 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक इसकी खरीदी होगी। 1400 उपार्जन केंद्र बनाए जाएंगे। एमपी वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन से उसके भंडारण के लिए बातचीत करके और उनका भंडारण सुनिश्चित किया जाएगा। मार्कफेड के द्वारा इसका उपार्जन होगा और पहली बार मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उपार्जन भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है। लगभग 13.68 मैट्रिक टन 13.68 लाख मैट्रिक टन की भारत सरकार ने स्वीकृति दी है उपार्जन के लिए। तो ये भी किसानों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। 31 दिसंबर तक, 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक और 25 सितंबर, इसी सितंबर में 25 तारीख से और 20 अक्टूबर तक पंजीयन होगा किसानों का। एमएसपी 4,892। आज जो मार्केट रेट है लगभग 4,200 से लेकर 4,500 के बीच में है, 4400, 4,892, मतलब किसानों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर रहेगा। विधायकों का विश्राम गृह आप सब जानते हैं कि काफ़ी पुराना 1958 में जो बन के तैयार हुआ था वो पर्याप्त नहीं है। जिस तरह से लोग विधायकों के पास आते हैं 1 BHK के वो कमरे, 2-2 कमरे अलॉट होते हैं और उसको लेके विधायक काफ़ी असुविधा महसूस करते थे। तो आज कैबिनेट ने 159.13 करोड़ की स्वीकृति दी है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी
इस बात को शासन के सामने रखा था कि विधायकों के लिए नए आवास बनाए जाएं। तो 2 ब्लॉक को हम नवीन वो जो पारिवारिक खंड हैं उनको हटाएंगे और वहाँ पर फ्लैट्स बनाएंगे। 5 ब्लॉक बनेंगे, जगह वही रहेगी, वो जगह नहीं, वो जो रीडेंसिफिकेशन में जो प्रस्तावित था वो जगह नहीं है, वो उसमें मंत्रियों के बगले ज़्यादा थे। ये है पुराने पारिवारिक खंड क्रमांक 1 एवं शॉपिंग सेंटर के स्थान पर 102 आवास रहेंगे, 5 ब्लॉक बनेंगे, 2615 वर्ग फीट उसका स्क्वायर एरिया होगा और संपूर्ण परियोजना की राशि होगी 159.13 करोड़। तो कुल मिला के विधायकों की सुविधा मतलब विधायकों के पास आने वाले हजारों लोग जो जनता जनार्दन होती है उनको भी सुविधा होती है, जब वहाँ पर बैठने की अच्छी जगह हो, पार्किंग की जगह हो और मीटिंग कर सकें। इस प्रकार से सभी चीज़ों को जो आज के समय में जरूरी है। 3 BHK 102 आवास अभी बनाएंगे पहले चरण में, उसके बाद जब यहाँ शिफ्ट कर देंगे फिर दूसरा ब्लॉक लेंगे। इस प्रकार से जितने हमारे 230 विधायक हैं सभी के लिए अति आधुनिक 102। ये तो राज्य के बजट से ये आवंटन हुआ है, उसी की सैंक्शन हुई है, तो ये उससे अलग हटके ये PWD, इसको PWD बनाया। नीमच जिले में एक महत्वपूर्ण सड़क 4 लेन की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। नीमच में एक बाईपास बन के तैयार था, वो 4 लेन था, लेकिन अंदर का मार्ग जो था नीमच शहर से था 16 किलोमीटर का, वो 2 लेन था और शहर का आवागमन के कारण और बढ़ते हुए वाहनों के कारण इसको 4 लेन बनाने का निर्णय हुआ है और इसमें 133 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है उसकी मंजूरी आज कैबिनेट ने दी है। वो उस इलाके के लिए एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर साबित होगा। आज के कैबिनेट में यही महत्वपूर्ण इशूज है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जैसा कि आप सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश सरकार के जितने मंत्री हैं उन्होंने अब उनका इनकम टैक्स जो पहले शासन की ओर से भरा जाता था, अब वो मंत्री स्वयं अपना इनकम टैक्स भरेंगे, ये निर्णय हो चुका था। आज के कैबिनेट ने विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तीनों का इनकम टैक्स वे स्वयं भरेंगे। ये आज प्रस्ताव जो आया था उन्हीं की तरफ से आया था विधानसभा में। आपको ध्यान होगा कि अध्यक्ष जी ने भी कहा, फिर उपाध्यक्ष जी ने भी कहा, फिर नेता प्रतिपक्ष जी ने भी कहा। आज कैबिनेट उसको, हाँ, उपाध्यक्ष जब आएंगे तब, अभी तो ये अभी अध्यक्ष और स्पीकर वो नेता प्रतिपक्ष, तो इनका इनकम टैक्स भी अब वो स्वयं भरेंगे। इससे राज्य शासन का बोझ भी कम होगा और एक नैतिक रूप से ये अच्छा अधिनियम में संशोधन करना प्रस्तावित रहेगा। हाँ, अधिनियम जो है उसमें आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब जब हाउस होगा तो उसमें अध्यादेश में जो जरूरी संशोधन है वो हो जाएगा। अब ये तो कैलकुलेट करके ही जानकारी दे पाएंगे। हाँ, तो हाँ, एक उज्जैन में जिले की कान नदी पर कान डायवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना की भी रिवाइज सैंक्शन आज कैबिनेट ने दिया है, पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति। मूल रूप से ये योजना पहले 479 करोड़ की थी, तो अब बढ़ के 919 करोड़ हो रही है। इस योजना में एक महत्वपूर्ण काम निर्णय मतलब पक्ष ये है कि क्षिप्रा नदी जो सिंघस जहाँ होता है और जहाँ पर देश और दुनिया के लोग आते हैं, वो क्षिप्रा नदी में कान नदी का पानी मिलने से ये सभी के मन में था कि उसका प्रदूषण होता है। तो अब ये जो रिवाइज हुआ है, इससे इस कान नदी को डाइवर्ट करके और ले जाके और गंभीर नदी में मिलाएंगे, जहाँ पर वो डैम बना है उसके नीचे डाउन स्ट्रीम में, जिससे कि गंदा पानी आने की तमाम जो संभावना है वो समाप्त हो जाएगी और नदी से नदी जोड़ने का भी
क्योंकि आगे वो जो ड्राइनेस है वो कान नदी से जाके गंभीर नदी के सूखेपन को भी समाप्त करेगी। तो दो पर्पज इससे पूरे हो रहे हैं और क्षिप्रा को निर्मल रखने में भी मदद मिलेगी। तो इसलिए आज कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला करते हुए इसकी लागत को जो 919 करोड़ रुपए हो रही है उसको मंजूरी देने का काम किया। आपने शुरुआत में रीजनल इंडस्ट्री काउंसिल की तारीफ की, तो आपने पिछला 17 वर्षों का ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट भी देखा। आप इन दोनों में क्या पूछा? क्या वो धरातल में नहीं उतरा था इसलिए इसको लाया गया? नहीं, धरातल में उतरा, स्थानीय लोगों के लिए आया गया, क्या है मतलब इसका? नहीं, देखिए आपको ध्यान होगा एक समय ऐसा था कि मध्य प्रदेश के बारे में धारणा अच्छी नहीं थी पूरे देश में और दुनिया में कि ये इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ में बिजली का संकट था, यहाँ पर सड़कें अच्छी नहीं थी। मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग आखिर किस आधार पर पूरे देश में की जा सकती थी? पहले बीमारू राज्य था और इसलिए उस समय तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ और मुंबई से लेके महानगरों में और देश और विदेशों में भी जाके बताया गया कि मध्य प्रदेश में बहुत पोटेंशियल है, यहाँ इरिगेशन है, यहाँ पर पावर सरप्लस स्टेट है और उससे लोगों को बुला के एक वातावरण तैयार करने में पहले के इन्वेस्टर समिट में भी अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उदाहरण के लिए आप देखिए वॉल्वो आइशर जैसा ऑटोमोबाइल का इतना बड़ा जो ब्रांड है, उसने पहले एक प्लांट लगाया, फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा लगाया, फिर छठवां प्लांट लगाया मंडीदीप के पास। तो कुल मिला के पहले भी आज जो अभी हमने रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आपको बताया, विंड एनर्जी में, सोलर एनर्जी में बहुत तेजी से लोग आए। लेकिन आप जो डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो हो रहा है कि अब हम नीचे घुस रहे हैं, क्योंकि अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा रेलवे लाइन, हमारा एयरपोर्ट जिस तरीके से विकसित हो रहा है, तो अब लोगों को जब वो रीजनल एरिया में जाते हैं संभागीय मुख्यालय में, तो जमीन की उपलब्धता से लेके और कई चीज़ों की आसानी से उनको स्वाभाविक है। जब निवेश आएगा, इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री कोई भी सरकार क्यों चाहती है हमारे राज्य में आए? इसीलिए चाहती है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो रीवा अगले महीने। रीवा के बाद अभी तक इस दिशा पे कोई बड़ा काम नहीं हुआ किसी प्रदेश के किसी जिले में, इस प्रदेश के जिले में किसी खासतौर किस मामले में? सोलर एनर्जी की बात सबसे बड़ा प्लांट रीवा नहीं, अभी नीमच, आगर और शाजापुर में देखिए रीवा में देखिए रीवा में 750 मेगावाट का प्लांट लगने के बाद पहली बार देश और दुनिया को मालूम पड़ा कि 2 रुपये 97 पैसे में भी सोलर की एनर्जी बन सकती है। उसके बाद आप देखिए आज 2014 में आया, 2 रुपये 14 पैसे में अब मिलने लगी। और नीमच, शाजापुर, आगर में 1500 मेगावाट का सोलर प्लांट ऑलमोस्ट बन के तैयार हो रहा है। तो इसलिए पूरे प्रदेश में आप देखें, सर ये ओंकारेश्वर में तो सेकंड फेज में कोई निवेशक नहीं आ रहा सर, वहाँ पे संयंत्र लगाने आप मैंने आपसे बताया ना कि पिछले 10 वर्षों में जितना रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश आया है, आप देखेगा आने वाले 2-3 वर्षों में उतना ही निवेश जो पिछले 10 वर्षों में आया है वो आने वाले 2 वर्षों में आएगा। देखिए अभी जो समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने घोषित किया है, अभी हमारी शुरुआत है और समर्थन मूल्य पर ही खरीदी करने का हमने फैसला किया है और वो 4,892 रुपये है। बाजार में वो 4,200 से 4,400 है और इसलिए आप देखेगा कि तेजी से पंजीयन होगा, तेजी से खरीदी होगी और किसानों को इससे राहत मिलेगी। और यदि उससे ज्यादा रेट मार्केट में रहेगा तो किसानों को मंडी में बेचने के लिए वो स्वतंत्र रहेंगे। मंकी पॉक्स प्लेट भारत में आमद हो चुकी है, प्रदेश में क्या तैयारी? पिछले ब्रीफिंग में मैंने आपसे बताया था कि भारत सरकार ने जो एडवाइजरी इस बीमारी को लेके जारी की है, वो उसको लेके हमारे नीचे का जो स्वास्थ्य का अमला है, CMHO, सिविल सर्जन से लेके और BMOs, सारे लोग सेंसिटाइज हैं और सभी सतर्क हैं, सजग हैं और कोई भी इस प्रकार की यदि लक्षण वाला कोई भी बीमार मरीज मिलता है
उसको आइसोलेट करने का भी व्यवस्था है और उनका इलाज करने की भी व्यवस्था है। सर, ये अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में जो अतिक्रमण है सर, उसको लेकर भी कई डीन और अधीक्षकों ने पत्र लिखा है कि कितना अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। ये तो रूटीन प्रक्रिया है कि किसी के कैंपस में, चाहे वो स्कूल हो चाहे अस्पताल हो, यदि अतिक्रमण है जिला प्रशासन से बातचीत करके और उसको क्लियर कराएं, बाउंड्री वॉल बनाएं। सेंट्रल गवर्नमेंट से 13,65,000 मीट्रिक टन खरीदने की जो है परमिशन दी है, उससे ज्यादा यदि सोयाबीन की खरीदी होती है तो क्या वो समर्थन मूल्य पे राज्य सरकार अपने बिहार से खरीदेगी? अभी आने वाले दिनों पे इस पे निर्णय होगा। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, पंजीयन की शुरुआत कर रहे हैं। पहली बार मध्य प्रदेश में सोयाबीन खरीदी का निर्णय हुआ है। आने वाले दिनों में क्या परिस्थिति बनेगी उस समय कैबिनेट तो हर हफ्ते बैठती है, निर्णय करेगी। प्रदेश में सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है वो 60 लाख मीट्रिक टन है और आपने बताया कि जो लक्ष्य है 13.69 लाख है, तो इससे ज्यादा अगर किसान आए बेचने तब क्या करेंगे? हमने आपसे बताया ना कि आने वाले दिनों में फिर भारत सरकार ने जो अभी हमको परमिशन दी है 13,68 लाख मैट्रिक टन की दी है। अभी हम इसका रिस्पांस देखेंगे और उसके बाद फिर आने वाले दिनों में उस पर निर्णय करेंगे। विचार करेंगे किसान मांग कर रहे हैं। अभी आज के कैबिनेट ने तो खरीदी का जो निर्णय किया है सिर्फ इतना ही हम आपको ब्रीफिंग कर रहे हैं। कॉन्क्लेव सर जो होती है सर, ये जो कॉन्क्लेव की बात होती है, लेकिन सर रीवा एयरपोर्ट कब शुरू होगा? ये रीवा एयरपोर्ट बन के तैयार है। जो एयरलाइन को वहां पर फ्लाई करना है उसको सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने पत्र दे दिया है, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं और हम सब ये उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर के महीने में प्रधानमंत्री जी जैसे ही डेट निश्चित कर देंगे, उनके कंसिडरेशन में है। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को पीएमओ से और मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से ये पत्र चला गया है कि वो इसके उद्घाटन की तैयारी के लिए हमारी पूरी तैयारी है। सर, ये गेंद बेचवा के लिए पीएम मोदी साहब, ये जो आपने बोला, ये जो 13.68 लाख मैट्रिक टन गेहूं के लिए भी है, अभी जैसे ही ये पूरा टारगेट हो जाएगा उसके आने वाले बाद में भी यदि किसानों के खरीदी की बात आती है तो सरकार उसको खरीदेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।